हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर ऑल। स्टैंडर्ड 10 ये है मेरा आखिरी वीडियो फॉर दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नब एकेडमी पर। बच्चों हम 5.1 और 5.2 देख चुके हैं और इस प्रॉब्लम सेट पर उसी पर बेस्ड सम हम देखने वाले हैं। क्योंकि 5.3 फिलहाल इस साल ओमिटेड है तो मैं वो वीडियो नहीं अपलोड करने वाला और उस पे बेस्ड 2 ही 3 सम हैं जो यहां पर इंक्लूड नहीं होने वाले हैं। तो चलिए भैया शुरू कर लेते हैं। 5.1 5.2 का मतलब हुआ आपका मैटर है सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो पहले आप जान लीजिए। जैसे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस रहा तो वो रहता है x,0। पॉइंट ऑन y एक्सिस रहा तो वो होता है 0y। क्या होता है ये बात, आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए जैसे ये होता है आपका x एक्सिस और ये होता है आपका y एक्सिस। तो ये जो मेरा पहला पॉइंट है ना बच्चों कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब हुआ सपोज मैंने यहां पर एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों इसको कंसीडर करता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे क्या लिखना होगा, हमेशा पहले एक्स एक्सिस आता है और इसका वाई एक्सिस कुछ नहीं है तो 0 हुआ। अगर मैं 2 पर लेता हूं तो इसको मैं लिखूंगा 2 0। बस इसी बात को कह रहे हैं कि जब भी आप एक्स एक्सिस पर लोगे ना, सपोज आपने ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड पर कोई पॉइंट लेते हैं ना तो जैसे ये -1 लिया तो ये आ जाएगा -1 0, लाइक दैट -2 0। आप इस तरह से एक्स एक्सिस पर जब भी पॉइंट लेंगे ना बच्चों उसका वाई एक्सिस 0 होने वाला है, एज यू कैन सी हियर ऑल। तो बस वही बात यहां पे बताया गया कि उसका जो कॉमन फॉर्मेट है, कॉमन फॉर्मेट इज x, 0। अब बात करते हैं y एक्सिस की। तो देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पर 1 2 3, नीचे आप ले लेते हैं -1 -2 -3। अगर आप बच्चों कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज इसको ले लेते हैं, तो अगर y एक्सिस पर है ना बच्चों तो इसका कोऑर्डिनेट में पहले तो हमें x लिखना चाहिए ना। तो ये क्योंकि y एक्सिस पर है तो इसका x 0 आएगा और y पर जो दिख रहा है वो, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया तो ये आ जाएगा 0, -2। अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया तो ये आएगा 0, -3। बेसिक बात है बच्चों, आप स्टैंडर्ड 7 8 से ही सीखते चले आ रहे हो। यानी कुल मिला के अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x 0 होना चाहिए, अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y 0 होना चाहिए। यानी यहां पर क्या फायदा लेना है आपको, फायदा ये लेना है कि अगर कोई पॉइंट आपको दे दिया है कि y एक्सिस पर, तो आपको कम से कम एक चीज पता है कि उसका y 0 है और हमें सिर्फ x कहां पर है वही पता लगाना रहेगा। और यही केस है y के साथ भी। ठीक है बच्चों, तो ये बात जरा आप ध्यान रखिएगा, खासकर जैसे कि लेफ्ट साइड राइट साइड। जैसे एक्स एक्सिस पर राइट साइड गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड गए तो नेगेटिव। पॉइंट वाई एक्सिस पर ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा। और अगर कोई सेगमेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल एंड वाई एक्सिस को पैरेलल, बड़े अच्छे से समझिए। देखिए ये x एक्सिस है, ये तो x एक्सिस को पैरेलल होगा बच्चों तो वो लाइन कुछ इस तरह से जाएगा या इस तरह से जा सकता है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, इसका इक्वेशन क्या होता है ना बच्चों, y को जहां पे कट कर रहा है, सपोज ये y को 1 पे कट रहा है तो मैं लिखूंगा y = 1। अगर ये 3 पर कट रहा है नीचे तो y = -3। यानी ध्यान रखना कि अगर कोई सेगमेंट x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका आंसर y = समथिंग होगा, कुछ तो होगा। और अगर y एक्सिस को ही पैरेलल है तो x = समथिंग आंसर होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो y = समथिंग,
y एक्सिस को पैरेलल है तो x इज इक्वल टू समथिंग। तो अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, और अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज सेम। x एक्सिस पर हमेशा y समथिंग रहेगा और y एक्सिस पर हमेशा x समथिंग रहेगा। इस बात को ध्यान रख देना है। चलिए शुरू करते हैं। अब छोटी छोटी बातें आपने जान ली हैं, अब आपको एमसीक्यूज में तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि सेगमेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस मतलब इसका x सेम रहेगा, जैसा कि अभी आपने पेज पे सीखा। अगर सेगमेंट y एक्सिस को पैरेलल है इसका मतलब उसका x सेम रहेगा। तो इसका x क्या है 1, ठीक है। अगर इसका x 1 है तो और किसका x 1 है, ये वाला d का x 1 है। देखिए y एक्सिस को पैरेलल मतलब x सेम होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपने गेस कर लिया कि पॉइंट d इज गोइंग टू बी दी आंसर। देखिए y एक्सिस का x एक्सिस सेम होना चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट जो a का है जो हमारा गिवन है वो 1 3 है, और जो हम सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं वो है 1 -3, इसलिए इसमें भी x एक्सिस 1 है, इसमें भी x कोऑर्डिनेट 1 है। सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट कौन सा पॉइंट जो है वो राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ एक्स है। तो x के राइट में अगर दिखेगा बच्चों, 2-3 बातें हैं। एक तो x एक्सिस है मतलब y 0 होने वाला है, ये कंफर्म है। y 0 होने वाला ये कंफर्म है। तो एक तो y इसमें 0 है और एक तो y इसमें 0 है, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर है। अब वो कह रहा है राइट ऑफ द x एक्सिस, तो राइट ऑफ द x एक्सिस मतलब इस तरफ तो x पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए मैंने आप एक्सप्लेन भी करके दे दिया है कि पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन ऑन x एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0, ठीक है, एंड x विल बी पॉजिटिव। सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब यह है पॉइंट -3 4 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसका फॉर्मूला है बच्चों सीधा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये लीजिए फॉर्मूला लगा दिया, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 + 16, ये आ गया 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। ये एक है जो फिलहाल अभी तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी सिखा देता हूँ। स्लोप निकालने का तरीका होता है बच्चों tan 30। तो tan 30 जैसा कि आप जानते हैं वो होता है 1/√3, यानी इसका सही ऑप्शन होता है 1/√3। ध्यान रखिए एमसीक्यूज में सिर्फ एक ही सम था जो 5.3 पे बेस्ड था, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों आपके प्रॉब्लम सेट में वो बेस्ड है स्लोप पर, तो वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया है, डायरेक्टली आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P06 एंड Q12 20। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो वो सारी जानकारी यहाँ पे बता दीजिए, ये लीजिए और वैल्यूज रख दीजिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and -9 3 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। देखिए पहली बात, अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है इसका मतलब उसका x 0 होगा। कुछ कंसीडर कर लीजिए, देखिए ये y एक्सिस है और अगर वो पॉइंट y एक्सिस पर है मतलब उसका x तो 0 है, ये कंफर्म है। अब हमें पता लगाना है कि ये जो पॉइंट C है वो A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। A और B को किस रेशियो में, यानी कि M और N पूछ रहा है बच्चों। तो अल्फाबेटिकली मैंने पॉजिटिव A वाला यहाँ पे लिया हुआ है और B यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये एज पर ग्राफ है, ये ग्राफ कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आप इसको नॉर्मल बिना ग्राफ के अगर कंसीडर करना चाहते हो तो आपको ये करना है। आपने सिर्फ कंसीडर करना है कि भैया एक सेगमेंट है जिसका नाम है A और B और एक पॉइंट C है जो उसको क्या कर रहा है, सेक्शन में डिवाइड कर रहा है।
अब पॉइंट सी जो है वो है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर है मतलब ये हो गया 0, y। अब ये m हुआ और ये n हुआ। अब a है 3, 8, ठीक है, और b है -9 और 3। ओके बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप उसी के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो जिसका आंसर मालूम है। तो इसमें बच्चों हमें x का आंसर मालूम है, तो हम सिर्फ x का फॉर्मूला लगा देंगे और हमें रेशियो मालूम पड़ जाएगा। क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ध्यान रखना, m मतलब ये, x2 मतलब ये, n मतलब ये और x1 मतलब ये। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं। तो पॉइंट C ले लिया y एक्सिस पर, जो इसको m to n में डिवाइड करता है। C y एक्सिस पर है इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट होगा 0, तो मान लेते हैं C इज 0 एंड y। तो A और B को हम लोग ने x1 y1 और x2 y2 के रूप में ले लिया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, जो कोऑर्डिनेट पता होता है सेक्शन फॉर्मूले में हम उसी को यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये मैंने x का वैल्यू रख लिया 0। mx2 मतलब m का मतलब था कितना, m तो हमें मालूम ही नहीं था, तो x2 कितना था -9, तो -9m प्लस nx1, x1 कितना है बच्चों 3, तो ये हो जाएगा 3n। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पर x2 का वैल्यू रखा है और x1 का वैल्यू रखा है, m और n एज इट इज है। m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा -9m प्लस 3n इक्वल्स टू 0। बस, तो ये -9m उस तरफ गया तो प्लस 9m हो जाएगा, यानी कि 3m। अगर आपको ये स्टेप ना समझा हो तो एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये किया क्या है। जैसे ये -9m है तो इज इक्वल टू -3n हो जाएगा बच्चों, चलेगा। अब क्या कर सकते हैं आप, माइनस माइनस दोनों साइड से हो गया कैंसिल और बच गया 3m इज इक्वल टू 9m इज इक्वल टू 3n बच गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये स्टेप अब समझा होगा। ओके, तो -9m इज इक्वल टू -3n, तो माइनस माइनस कैंसिल, सीधा सीधा 9m इज इक्वल टू 3n। तो m अपॉन n इज 3/9। 3/9 का मतलब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 1:3। तो जिसका हमें था इंतजार वो आ गया। तो ध्यान रखिए जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट आपको पता है। So y-axis divides the segment AB in the ratio 1:3. Question number 5. Find the point on x-axis which is equidistant from P and Q. वैसे तो बच्चों हम प्रैक्टिस सेट में सम देख चुके हैं, पर कोई देरी नहीं हुई है, अभी भी आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो आज मैंने स्टार्टिंग में सिखा दिया कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब उसका y 0 होगा, ये कंफर्म है। चलिए पहले वो कर लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट R है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर हमेशा पॉइंट x, 0 फॉर्मेट का होता है, यानी कि R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, 0। अब क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ये जो R है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब R से लेकर P तक का डिस्टेंस और R से लेकर Q तक का डिस्टेंस ये इक्वल है, यानी कि डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस QR, ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से है। तो मैं लिख दूंगा PR इज इक्वल टू QR। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम P एंड Q, और वो पॉइंट हमने ले लिया है R। तो PR इज इक्वल टू PQR। अभी डिस्टेंस कैसे फॉर्मूला करते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर, और वही काम कर देंगे बच्चों QR के साथ। QR मतलब यही x माइनस -2 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों तरफ हमें लिखना था इसलिए हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर दिया।
अब बच्चों सबसे बड़ा टास्क, पहला काम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट को हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटेगा वो? बाय स्क्वायरिंग। जब आप दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। साथ ही साथ अंदर ब्रैकेट में क्या चेंजेस आ सकता है वो भी आप ध्यान दीजिए। जैसे ये हो सकता है 0 + 5, ये हो जाएगा x + 2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिर्फ इसमें चेंजेस ला दिया 0 + 5 और इसको ला दूंगा मैं x + 2 और ये 0 - 9, ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हट गया। 0 + 5 का मतलब होता है 5, 0 - 9 का मतलब होता है -9, वो तो अपनी जगह पर है। यहां पर बच्चों ब्रैकेट ओपन करने का फॉर्मूला आप बिल्कुल मत भूलिए। इतना बड़ा चैप्टर प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं, उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले पते होंगे। फॉर्मूला क्या है? a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर - 2ab + b²। तो वो फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। अब बच्चे कई बार पूछते हैं ये सर ये 4x कहां से आ गया? तो प्लीज बच्चों प्लीज खूब फॉर्मूला पढ़िए तो ये डाउट्स नहीं आएंगे। फिर भी एक दफा बता देता हूं। a - b का होल स्क्वायर, जब ब्रैकेट का होल स्क्वायर होता है ना बच्चों, तो पहले आपको a स्क्वायर करना होता है, फिर -2ab मतलब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4x हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे 0 + 5 का मतलब सिर्फ 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। 0 - 9 का मतलब -9, -9 का स्क्वायर हो गया 81। अब बच्चों हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल, 4 भी हो सकता है कैंसिल, पर देखता हूं मैंने क्या किया है। यहां से बच्चा -4x, यहां से बच्चा -4x। मैंने सिर्फ ये किया है कि 25 + 4 को ऐड करके 29 वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और ये हो गया 81 + 4 85, x स्क्वायर दोनों तरफ से हो गया कैंसिल। ये हो गया -8x इज इक्वल टू 56, x का मतलब हुआ 56 डिवाइड बाय -8, यानी कि x इज इक्वल टू -7। अगर x का वैल्यू -7 आ गया है बच्चों, तो इसका मतलब r का कोऑर्डिनेट होगा -7, 0। तो द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from P and Q is -7 and 0। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब समझिए, इक्विडिस्टेंट मतलब उस पॉइंट का हमारे गिवन पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होने वाला है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे इसमें x एक्सिस पूछ लिया, आपको पूछ सकता है कि पॉइंट ऑन y एक्सिस। जब पॉइंट ऑन y एक्सिस कहेगा तो आपको ले लेना है 0, y। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। तो ये बेसिक क्वेश्चन आ गया बच्चों, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हाँ, ये लेटर्स देख के बच्चे डर जाते हैं, पर डरने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, सिंपल सी बात है। पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 मान लीजिए। फॉर्मूले के हिसाब से रख दीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 - x1 मतलब 0 - a, और y2 - y1 मतलब a - 0। ये आ जाएगा -a, ये हो जाएगा a। स्क्वायर करने पे सब पॉजिटिव ही होता है। a स्क्वायर हो गया √2a का स्क्वायर। अभी भी कुछ हो सकता है इसमें, हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलने वाला, पर a स्क्वायर का हो जाएगा सिर्फ a, यानी कि √2a। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है P और Q। P और Q मतलब P है -6 - 3, Q है -1 और 9। तो P हमारा x1 y1 ले लिया और Q हमारा ले लिया x2 y2। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये होगा डिस्टेंस PQ, x2 - x1 -1 -6 और y2 - y1 यानी कि 9 -3। तो माइनस कर लिया प्लस, माइनस कर लिया प्लस, 6 - 1 इज 5, 9 + 3 इज 12, उनका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया √169, जिसका आंसर होता है 13। तो ये भी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है ये x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, डिस्टेंस RS में वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं। x2 - x1 मतलब a - -3a और y2 - y1 मतलब -2a - a। बच्चों ये हो जाएगा प्लस, यानी कि a + 3a, ये वैसे का वैसे रखा, 3a + a 4a हुआ, ये हुआ -3a, स्क्वायर किया तो 16a स्क्वायर, और ये हो गया 9a स्क्वायर, 16 + 9 25a स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और इसका होता है a, यानी कि आंसर हुआ 5a।
ए। तो ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें लेटर्स वगैरह यूज कर लिया है तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड तो बड़ा ही बेसिक था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस दिस दिस। पहली बात बच्चों, होता क्या है सर्कम सेंटर? ये कुछ इस तरह का होता है। सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो बात समझा देता हूं। देखिए बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में ना दो टाइप के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसा सर्कल जो इसके इनसाइड से जाता है, जो इनसाइड से जाता है उसको हम कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इन सर्कल। और एक ऐसा भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ट्राइंगल के बाहर से जाता है। तो जो ट्राइंगल के बाहर से जाता है उसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल। ध्यान रखिएगा, दो टाइप के सर्कल्स होते हैं, एक होता है इन सर्कल, एक होता है सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल हम किसे कहते हैं? जो बाहर से जाता है। तो वो एग्जांपल यहां पर मैंने लिया हुआ है कि देखिए इसमें ये सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल के लिए बच्चों जो सेंटर लेते हैं उस सेंटर को हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं। सर्कम सेंटर की खास बात क्या हो जाती है? सर्कम सेंटर की खास बात ये हो जाती है बच्चों कि जब ये सेंटर है इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस होगा इक्वल। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वो रहेगा रेडियस। तो रेडियस इक्वल है, इसका मतलब बच्चों हम एक चीज तो कंसीडर कर सकते हैं ना कि ओ ए यानी कि पहला वाला इज इक्वल टू ओ बी यानी कि दूसरा वाला, और ओ सी यानी कि तीसरा वाला, ये तीन डिस्टेंस होंगे इक्वल। सर्कम सेंटर तो हमें पता नहीं है क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी जगह पर हमने ले लिया एच के। अब बच्चों हम करते क्या है इसमें? हम क्या करते हैं ना, एक डिस्टेंस कंपेयर करते हैं। जैसे अभी अभी आपने इक्वी डिस्टेंस का किया ना तो आपका आंसर आ गया ना। तो ये है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ तो आएगा, उसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ले लिया, अब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ले लो, या आपकी मर्जी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ले लीजिए, जो भी इक्वेशन आएगा। फिर जैसे बच्चों आपने अलजेब्रा में चैप्टर 1 में किया है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी। यानी कुल मिला के सर्कम सेंटर का मतलब ऐसा पॉइंट इन द ट्राइंगल जिससे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्कम सेंटर और वो जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप मिक्स मत कर देना। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? जिसमें मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, और ये है सर्कम सेंटर। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, यहां पर मैंने कंसिडरेशन बता दिया है कि हम लोग पॉइंट ए, देखो पॉइंट का नाम भी नहीं दिया था ना, हमने पॉइंट ए बी सी कंसिडर कर लिया है, और जो सेंट्रॉइड है उसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है एच कॉमा के इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो जैसा कि हम कंडीशन में देख पा रहे हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, फॉर्मूला रख दीजिए, उसमें वैल्यूज डाल दीजिए। जैसे कि देखिए h माइनस माइनस 3 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उस साइड h माइनस 0 का होल स्क्वायर, के माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओ ए और ओ बी के पॉइंट्स को हमने यूज किया। अब पहला काम होता है इसके स्क्वायर रूट को हटा देना, उसके लिए हमें करना होगा स्क्वायरिंग, और साथ ही साथ ब्रैकेट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो वो करेंगे। जैसे यहाँ पर आ सकता है h प्लस 3, यहाँ पर आ सकता है k प्लस 2, और h माइनस 0 इज सिंपली h का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर पहला चेंजेस किया h प्लस 3, k माइनस 1, स्क्वायर रूट गायब, यहाँ पर h माइनस 0 का होल स्क्वायर और k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों वही है, ओपन द ब्रैकेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो मैंने कर दिया यहाँ पर h स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6h प्लस 3 3 जा 9। अब इन बच्चों को बहुत तकलीफ आती है जिनको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे पढ़िए, समझिए कि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं। h माइनस 0 का मतलब सिर्फ h हुआ तो वो हो गया h का स्क्वायर, ये हो गया k स्क्वायर, 2 2 जा 4, k प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब
यहां पर मैंने h स्क्वायर और h स्क्वायर कर दिया है कैंसिल, बच गया है मेरे पास 6h माइनस 2k और 9 1 10। यहां पर बच्चों जैसे कि h स्क्वायर हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, k स्क्वायर भी हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, बच रहा है 4k प्लस 4। ले आइए k को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, 4 माइनस 10 हुआ माइनस 6, और यहां पर बच्चों 6h वैसे का वैसे ही, माइनस 2 माइनस 4 हुआ माइनस 6k। 6 ले लेता हूं कॉमन, डिवाइड कर देता हूं, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। आपकी मर्जी है, आप शुरुआत किसी से भी कर सकते हैं, डोंट फॉलो एनी नोट्स। तो यहां पर OA इज इक्वल टू OB को हमने सॉल्व कर दिया बच्चों, और इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब मैं अगला कदम चुनूंगा कि OA इज इक्वल टू OC को कंपेयर कर देता हूं। तो अभी तक फिलहाल हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट कर लिया है, अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं OA और OC को। तो OA में जो पॉइंट्स है, जैसे h माइनस माइनस 3, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर h माइनस 1 और k माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, और जो ब्रैकेट बच रहा है वो लिखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी होल स्क्वायर्स कर दीजिए। इसका होल स्क्वायर ये, इसका होल स्क्वायर ये, इसका होल स्क्वायर ये, और इसका होल स्क्वायर ये। h स्क्वायर और k स्क्वायर दोनों तरफ से हो जा रहा है कैंसिल। यहाँ से बच रहा है 6h माइनस 2k 9 और 1 10, माइनस 2h माइनस 6k 9 और 1 10, या 10 और 10 भी हो जाता है यहाँ पे कैंसिल। ले आइए सब कुछ एक तरफ, 6h माइनस 2k प्लस 2h प्लस 6k। तो 6h और प्लस 2h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8h, और 6 माइनस 2 हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0। ले लेता हूं मैं 4 कॉमन, 2h प्लस k इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि बच्चों हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1, h माइनस k, अब ये आ रहा है 2h प्लस k। इक्वेशन तो बहुत आसान है, ये है प्लस k, ये है माइनस k। प्लस k और माइनस k है तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ कर देंगे ऐड। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो माइनस k प्लस k हो जाएगा कैंसिल, और हमें मिल गया h प्लस 2h यानी कि 3h, ये आ गया माइनस 1। तो h इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में ही रखने जा रहे हैं। तो h का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 रख देता हूं मैं। माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1, और ये माइनस 1 अपॉन 3 उस साइड हो गया प्लस 1 अपॉन 3, 3 1 जा 3, यानी कि माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3, माइनस माइनस कैंसिल, k आ गया 2 अपॉन 3। तो इस तरह से बच्चों हमने h का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिया और k का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिया, यानी कि हमें मालूम पड़ गया कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो है सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो है h, यानी कि माइनस 1 अपॉन 3, k यानी कि 2 अपॉन 3। बड़ा सम है लेकिन बच्चों आएगा भी तो 3 से 4 मार्क्स के लिए आएगा। यू शुड प्रैक्टिस इट वेरी वेल। ऐसा और भी क्वेश्चन अभी इस प्रॉब्लम सेट में है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में नहीं था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कैन द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। ये सुनिए भैया, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है बच्चों, आपने सीखा हुआ है, आपने 9th में सीखा हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई छोटी सी माचिस की कांडी है ना, जो कि 5 सेंटीमीटर की है। ओके बच्चों, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपके पास एक छोटी कांडी और है जो कि समझ लीजिए है कांडी वो है 3 सेंटीमीटर की है, और एक छोटी कांडी है समझो वो 2 सेंटीमीटर की है। तो अगर वो कांडी बच्चों में यहां रखूंगा तो वो एग्जैक्टली 3 और एग्जैक्टली 2 ही बना देगा ना, यानी कि 3 प्लस 2 करने पर 5 आ रहा है, तो उसको ज्वाइन करने पे बन क्या रहा है, वो एक्चुअली एक लाइन बन जा रहा है ना। पर अब आप सोच के देखिए, अगर इस 3 के बजाय समझ लीजिए ये 4 होता तो 4 to 6 हो जाता, तो क्या वो माचिस की जो कांडी है क्या वो इस पर आ पाता? नहीं, 4 बड़ा था, 2 यहां था, तो यहां रुक जाता ना, मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म कर लेता। यानी कि 4 प्लस 2 ये तीसरे वाले साइड से बड़ा है, तीसरे वाले साइड से बड़ा है, इसलिए ट्राइंगल बन रहा है।
और अगर मैंने छोटा ले लिया होता, समझो ये 2 होता और ये 2 होता, तो 2 2 4 होता, तो क्या होता, माचिस की कांडी यहीं कहीं गिर जाती और यहाँ पे माचिस की कांडी यहीं कहीं गिर जाती, यानी कि 2 + 2 4 आ जाता, वो 5 से छोटा रहता तब ट्रायंगल नहीं बनेगा, इक्वल रहेगा तब ट्रायंगल नहीं बनता। मतलब हमने क्या समझा यहां पर, हमने ये समझा बच्चों कि अगर डिस्टेंस जो है, सपोज कोई ट्रायंगल है ABC, तो उसमें बच्चों अगर ऐसा हो रहा है कि AB + BC को ऐड करने पर अगर तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है तो सिर्फ तभी ट्रायंगल बनता है। अगर इक्वल आएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, अगर छोटा आएगा तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये सिंपल सा बेसिक सा रूल है बच्चों, जो स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर ट्रायंगल में आपको सिखाया गया था। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि हमेशा क्या करना, दो छोटे छोटे वाले को ऐड कर लेना, अगर वो बड़े वाले से बड़ा है तो ही ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं फॉर्म होगा। क्वेश्चन में साथ ही साथ ये पूछता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको ऐसा कोई एग्जांपल मिला जिसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इफ ट्रायंगल इज फॉर्म स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तब आप बताइए कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है वो। तो पहले तो मुझे सारे डिस्टेंस फाइंड आउट करने होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से हमें पहले lm निकाल लेना है, जो कि x2 - x1 + y2 - y1 है। वो हमने किया तो हमें आ गया √170। फिर हमने डिस्टेंस mn फाइंड आउट कर लेना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से किया तो आ गया 122। फिर हमें निकाल लेना है डिस्टेंस ln, वो आ रहा है √160। अब बच्चों इसमें शक्ल से तो बड़ा ये दिख रहा है, ठीक है, √170, ये है √122, ये है √160। अब आप जरा सोच के देखिए कि √122 और √160 को ऐड करने पर 170 से बड़ा होता है नेचुरल। अब उसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो अलग बात है, पर एक ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन ये है कि दो छोटे छोटे जो हैं इनको ऐड करने पर बड़े वाले से बड़ा आ रहा है, राइट। छोटे छोटे को ऐड करने पर बड़े वाले से बड़ा आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, बड़ा आने पर अगर बड़ा आ रहा है तो मतलब ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्योंकि वो पॉइंट्स होंगे नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्यों, जैसे मैंने माचिस की कांडी में समझाया, इक्वल होता तो कोलिनियर होता ना बच्चों, तो जब बड़ा है इसका मतलब नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड देयरफॉर वो ट्रायंगल तो फॉर्म हो ही गया। अब टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए वो है स्केलन ट्रायंगल। डिस्टेंस फॉर्मूला में बच्चों आपको मेहनत करनी है, आपने ऑलरेडी 5.1 5.2 में जी भर के डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में, ये है तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ये डिस्टेंस PQ जो कि आ जाएगा इस तरह से, यानी कि 16 + 4 यानी कि 20। फिर आप फाइंड आउट करेंगे, 20 को करेंगे तो आ जाएगा 4 5 मतलब 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, ये हो गया 2√5। डिस्टेंस PQ हो गया। उसके बाद डिस्टेंस QR मतलब इन दोनों का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लेना है। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, यानी कि डिस्टेंस QR हो गया √5। अब हमने डिस्टेंस PQ कर लिया है, डिस्टेंस QR कर लिया है, अब डिस्टेंस PR कर लेते हैं। ये आ गया 3√5। बच्चों आपका छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखिए, ये √20 था, ये √5 है, ये √45 है। तो जैसा कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सबसे बड़ा √45 है, छोटे छोटे ये हैं 20 और 5। ये तो √20 और √5 को फॉर श्योर ऐड करने पर वो √45 से छोटा आने वाला है। जब छोटा आने वाला है मतलब बच्चों, जब छोटा आने वाला है इसका मतलब ये देखिए, यहां पर नहीं, हमने सिंप्लीफाई किया, 2√5 + √5, ये आ रहा है 3√5, तो ये आ रहा है इक्वल आने पर भी ट्रायंगल नहीं बनता, मतलब ये कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए हैं, इसका मतलब वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि
ये दो छोटे छोटे को ऐड करने पर आ गया। और ध्यान रखना सिंप्लीफाई अगर होता है तो जरूर करिए, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट कैन चेंज। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। और जब कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी। चलिए भैया पहले डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट कर लिया, रूट से घबराने की जरूरत नहीं है। -√2 ये हो गया 2√2, यानी कि ये आ गया 2√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, √16 यानी कि 4। डिस्टेंस बी सी आप देख लेंगे, डिस्टेंस बी सी में भी √6 माइनस -√2, √6 माइनस √2, माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस। अब भैया √6 माइनस √2 इसको हम ऐड तो नहीं कर सकते, तो इसका करेंगे हम होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब पहले a का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 2ab यानी कि -2√12 प्लस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर हो गया 2। यहां पर भी a का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर 6 और ये हो जाएगा 2√12 और √2 का स्क्वायर 2। तो a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर हो गया 6 और 6 12, 2 और 2 4 12 और 4 हो गया 16, माइनस 2√12 और प्लस √2 हो जाएगा कैंसिल, यानी हो गया √16 इज इक्वल टू 4। फिर बात करते हैं डिस्टेंस AC की। डिस्टेंस AC मतलब ये दोनों, इनको भी सॉल्व किया, यहाँ पे भी हमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ा। 2√12 और 2√12 का हो गया कैंसिल, आपका हो गया √16 इज इक्वल टू 4। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों जो हैं डिस्टेंस इक्वल हैं, यानी कि किसी भी दो को ऐड करेंगे तो वो तीसरे से बड़ा आ ही रहा है। साथ ही साथ तीनों का लेंथ सेम है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से ये बड़ा ही एक्चुअली थोड़ा सा अगर इन्हें ट्रायंगल पूछना ही था तो डिस्टेंस कुछ अच्छे देने चाहिए थे, पर रूट वाले दिया है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। आप बेसिक समझिए कि ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इक्वल आएगा तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, और तब ट्रायंगल नहीं बनेगा, और लेस आया तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। हमेशा दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होना ही चाहिए। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए कुछ ज़रूरी बातें जो अगले क्वेश्चंस के लिए लगने वाली है। प्रॉब्लम सेट 5 में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो बच्चों मैं सोचता हूं कि इस वीडियो को यहाँ पर रोकना चाहिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। तो एक काम करते हैं, ये सारी बातें पहले आपको बता दूं मैं कि ये बातें जो हम सीख रहे हैं, अब बचे हुए सम हम इसके बेसिस पर करने वाले हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो अब काफ़ी लंबा हो चुका है बच्चों। अगर मैं इसे और कंटिन्यू किया तो वीडियो करीब 2 घंटे का हो जाएगा, तो बेहतर है इसे मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड कर ही दूं। और ये फॉर्मूला आप याद रखिए, कल सुबह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ऐड अप कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।